नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में से ज़रा ज़रा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। ये आपके जो पहला पॉइंट दे रखा है, अंकटाड की रिपोर्ट जो आई है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है अफ्रीकी देशों के द्वारा तैयार मसौदा जो कि मानवाधिकार परिषद में पेश किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है वो है कि भारत सरकार के द्वारा तेल शोधन की क्षमता को जो है 10 साल में दोगुना करने की जो योजना बनाई गई है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें भारत और चीन की सेनाओं के बीच आपसी झड़प में कहां पर भारत के 19 जवान और एक कर्नल शहीद हुए हैं? तो राइट आंसर है लद्दाख। विद्यार्थियों, आपने इस बारे में पिछले 2-3 वीडियो में पढ़ा था, इसके बारे में मैंने बताया था इस क्वेश्चन के बारे में कि यहाँ पर लद्दाख की पूरी सीमा पर चीन के साथ भारत का जो है संघर्ष यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि चीन की जो है सैनिक भारत के अंदर काफ़ी अंदर तक आ गए हैं और यहाँ पर इसलिए तनाव बना हुआ है। और यहाँ पर यानी कि पूर्वी जो है लद्दाख की जो गलवान घाटी है, वहाँ पर चीनी सैनिकों के साथ हिंसक जो है टकराव के दौरान भारतीय सेना का एक कर्नल और 19 जवान यहाँ शहीद हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लद्दाख में कहाँ, जो गलवान घाटी क्षेत्र में। और यहाँ पर एक बात और आपको मैं बताऊँ इसमें कि चीन की सीमा पर लगभग 45 साल बाद भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों की इस तरह शहादत की ये पहली घटना है। लगभग 45 साल बाद ऐसी घटना जो सीमा पर, चीन की सीमा पर हुई है। और यहाँ पर एक और बात जो आपको वैसे तो मैंने पहले ही बताया था कि हाल ही में सेना कमांडर स्तर की वार्ताओं के बाद हुए समझौते के तहत पेट्रोलिंग पॉइंट से चीनी सैनिकों को लगभग जो है 1 से 1.5 किलोमीटर दूर यानी पीछे हटना था। और भारतीय सैनिक इसी जो है संदर्भ में बात करने के लिए चीनी जो है सैनिक शिविर के पास गए थे कि वो जो है जो समझौता हुआ था उसके अनुसार 1.5 किलोमीटर उनको जो है पीछे लेना है, तो वो वापस क्यों नहीं गए, इस संदर्भ में बात करने के लिए वो गए थे। और वहाँ पर चीनी सैनिक इस दौरान उग्र हो गए और उन्होंने लाठियों से, सरियों से हमला बोल दिया। और इस घटना में भारत के जो है 19 जवान और एक कर्नल इस घटना में शहीद हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है लद्दाख में ये घटना हुई है, गलवान घाटी क्षेत्र में। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 15 जून तक सकल प्रत्यक्ष कर वसूली कितने प्रतिशत घटी है? तो राइट आंसर है 31%। और विद्यार्थियों, इसके बारे में आपको जानकारी दूं कि वित्त वर्ष, क्योंकि आपको पता है वित्त वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से, नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। और वित्त वर्ष को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो पहली तिमाही मतलब अप्रैल, मई, जून, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही, चौथी तिमाही। तो इस तरह से ये पहली तिमाही के बारे में जो बताया गया है इसमें कि वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 15 जून तक सकल प्रत्यक्ष कर वसूली 31% घटकर 1,37,825 करोड़ रुपया रही है। टोटल जो यहाँ वसूली हुई है कर की, वो भी आपको याद रखनी है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, 21%, ये 31% घटकर 1,37,825 करोड़ रुपये रही है ये वसूली। और पिछले वर्ष जून 2019 में यह राशि 1,99,755 करोड़ रुपए रही थी। और कंपनियों के लिए पहली तिमाही के दौरान अग्रिम कर भुगतान की अंतिम तिथि 15 जून तक होती है। और इसमें एक बात और मैं बताऊं आपको कि वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जो है शुरुआती 2 महीनों में, जैसा कि आप जानते हो, शुरुआत 2 महीने मतलब अप्रैल, मई, इस जो है वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में पहले 2 महीनों में, पहली तिमाही के पहले 2 महीनों में लॉकडाउन रहा है। और इसकी वजह से
यहाँ इसकी वजह से ही जो है यहाँ पर जो है करीब 80% आर्थिक गतिविधियाँ बंद रही थी लॉकडाउन की वजह से, और इसी वजह से ये जो यहाँ पर प्रत्यक्ष कर वसूली कम रही है। और अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें 2019 में विश्व में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पाने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर है 9वें स्थान पर। विद्यार्थियों जो है आपको इसके बारे में जानकारी दूं कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, जिसको हम बोलते हैं अंकटाड, तो अंकटाड के अनुसार भारत को 2019 में 51 अरब डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। और 2019 में जो है विश्व में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पाने वाले देशों में भारत 9वें स्थान पर है। और यहाँ पर एक और बात, 2018 में जो है 52 अरब डॉलर का जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में हुआ था, और शीर्ष 20 देशों में भारत 12वें स्थान पर रहा था 2018 में। और अब यहाँ 2019 में जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है 51 अरब डॉलर का, और भारत जो है 9वें स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर एक और बात आपको मैं इसके बारे में बताऊं कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोविड-19 के बाद कमजोर लेकिन सकारात्मक आर्थिक वृद्धि हासिल होने और भारत के व्यापक बाजार देश के लिए निवेश आकर्षित करते रहेंगे। और इसमें एक बात और जो कही गई है वो ये कि विकासशील एशिया क्षेत्र में भारत सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल है। और रिपोर्ट में 2020 में विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 40% तक की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो विद्यार्थियों इसमें आपको अतिरिक्त जानकारी के तौर पर ध्यान रखना है कि ये 2019 में भारत में कितना जो है निवेश हुआ है, तो 51 अरब डॉलर का, और 2018 में कितना हुआ था, तो 42 अरब डॉलर का। और उस समय भारत 12वें स्थान पर था 20 देशों में, और इस समय जो है 2019 में जो है 9वें स्थान पर रहा है। एक और आपको ध्यान रखना है इसमें कि ये जो है एशिया विकासशील जो है एशियाई क्षेत्र में, अगर देखें केवल एशिया क्षेत्र की अगर बात करें, तो इन विकासशील देशों में भारत जो है वो शीर्ष 5 देशों में शामिल है। दूसरा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, वो ये कि 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया गया इस रिपोर्ट में, तो 40% तक का। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भारत सरकार ने तेल शोधन क्षमता को 10 वर्ष में कितने करोड़ टन तक पहुंचाने की योजना है? तो राइट आंसर है 50 करोड़ टन, यानी कि 45 से 50 करोड़ टन तक की जो है पहुंचाने की योजना है। विद्यार्थियों इसके बारे में थोड़ा मैं आपको और जानकारी दूं कि केंद्र सरकार देश में तेल शोधन क्षमता को 10 साल में दोगुना कर 45 से 50 करोड़ टन तक पहुंचाने की योजना है। यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन में लिखा है 50 करोड़ टन, परंतु जो है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 45 से 50 करोड़ टन तक, यानी कि ज़्यादा 50 करोड़ टन तक, और कम से कम 45, यानी कि 45 से 50 करोड़ टन तक पहुंचाने की योजना है तेल शोधन की क्षमता को। और इसमें एक और बात आपको मैं बताऊं, तेल शोधन क्षमता को दोगुना करने के मामले में काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाली 6 करोड़ टन सालाना क्षमता की पश्चिमी तट रिफाइनरी का निर्माण कार्य जल्दी शुरू किया जाएगा। ये भी जो है केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है, यानी कि जो प्राकृतिक गैस और पेट्रोल मंत्री हैं उन्होंने ये बात भी कही है कि ये पश्चिमी तट रिफाइनरी का निर्माण कार्य जल्दी शुरू किया जाएगा। और इससे जो तेल शोधन क्षमता करीब 25 करोड़ टन से बढ़कर अगले 10 साल में जो है 45 से 50 करोड़ टन तक पहुंच जाएगी। और
दूसरा एक और इसमें कहा गया है इस नई रिफाइनरी के अलावा कि राजस्थान के बाड़मेर में 90 लाख टन शोधन क्षमता की नई रिफाइनरी लगाई जा रही है। तो इससे भी जो है तेल शोधन क्षमता और बढ़ेगी। इसके अलावा जो पहले से कार्यरत जो रिफाइनरीज हैं भारत में, उनके विस्तार कार्य को भी जो है तेज किया जा रहा है, यानी कि उनका रिफाइनरी का जो विस्तार कार्य भी किया जा रहा है। तो उनका जो है जिन रिफाइनरी का विस्तार कार्य किया जा रहा है उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो उनमें है गुजरात की कोयली, हरियाणा में पानीपत, ओडिशा में पारादीप, आंध्र प्रदेश में विजाग, महाराष्ट्र में मुंबई और एमपी में बीना, असम में नुमालीगढ़ और तमिलनाडु में चेन्नई स्थित मौजूदा रिफाइनरी का विस्तार कार्य किया जाएगा। तो इन रिफाइनरी के नाम भी आपको याद रखना है। कई बार होता है एग्जाम में रिफाइनरी के नाम देकर पूछते हैं कि ये कौन से स्टेट में है। तो ये जो मुख्य रिफाइनरीज हैं इनके बारे में आपको नाम बता दिए, आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें जो और क्वेश्चन आपके बनते हैं वो आपको एक याद रखना है कि 6 करोड़ टन सालाना क्षमता की जो रिफाइनरी लगाई जा रही है, जिसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, तो वो कौन सी है। तो ध्यान रखना है पश्चिमी तट रिफाइनरी। और एक और आपको याद रखना है कि राजस्थान में यानी कि बाड़मेर में जो रिफाइनरी का निर्माण कार्य जो शुरू किया गया है, तो उसकी क्षमता कितनी है, 90 लाख टन। और एक बात और मैं आपको बताऊं विद्यार्थियों, भारत अपनी कुल जरूरत का 85% तेल आयात करता है। तो विद्यार्थियों इसमें जो भी अतिरिक्त क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको बताएं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2040 तक भारत की ऊर्जा मांग कितने करोड़ सालाना तक पहुंच जाएगी। तो राइट आंसर है 45.80 करोड़ टन। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, परंतु इसमें आपको याद रखना है 2040 तक की है बात कही गई है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है। धर्मेंद्र प्रधान। जैसा कि मैंने अभी रिफाइनरी के क्वेश्चन में बताया था, तो इन्होंने ये सारी जानकारी इन्होंने दी है कि जो है किस तरह से भारत अगले 10 साल के दौरान तेल शोधन की क्षमता को दोगुना करने जा रहा है। और ये जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये कार्य किया जा रहा है, क्योंकि तेल जो है शोधन में भी भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप। विज्ञान से संबंधित पत्रिका साइंस में प्रकाशित एक अनुसंधान में एंटीबॉडी की खोज का उल्लेख किया गया है। ये खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की है। तो राइट आंसर है यूएसए। और अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, किस देश के शोधकर्ताओं के अनुसार डेक्सामेथासोन नामक दवा के इस्तेमाल से कोरोना से संक्रमित गंभीर रूप से बीमार मरीजों की मृत्यु दर 1/3 तक घट गई है। तो राइट आंसर है ब्रिटेन। यानी कि यहाँ के शोधकर्ताओं ने इस बात का दावा किया है कि डेक्सामेथासोन दवा को दिए जाने की वजह से गंभीर रूप से जो बीमार हैं कोरोना संक्रमित मरीज, उनकी जो है मृत्यु दर 1/3 घट गई है। यानी कि ये दवा काफी सक्सेस है इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखिए। जॉन बोल्टन कौन है। तो राइट आंसर है अमेरिकी राष्ट्रपति के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। विद्यार्थियों, जॉन बोल्टन ने एक पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे फैसलों का जो है इसमें जिक्र है जो कथित तौर पर लापरवाह तो थे ही और कई बार खतरनाक भी थे। तो और ये फैसले केवल जो है फिर से चुने जाने पर केंद्रित थे। यानी कि जो है कई ऐसे फैसले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो लिए जो कि लापरवाह भी थे और खतरनाक भी हो सकते थे वो फैसले। और ये जो फैसले लिए उन्होंने, तो वो अगले चुनाव को ध्यान में रख कर लिए। यानी कि क्योंकि आप जानते हो डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति का चुनाव फिर से लड़ रहे हैं, तो और नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। तो इन्होंने इसमें पुस्तक में ये बात कही है कि इनके ऐसे कई फैसले रहे हैं जो कि लापरवाह भी थे, खतरनाक भी थे और अगले चुनाव को ध्यान में रखकर इन्होंने ऐसे फैसले लिए थे।
तो यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताऊं इसमें कि राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है कि उनके पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन अगर अपनी नई पुस्तक के प्रकाशन की योजना को नहीं डालते हैं तो उन्हें आपराधिक मामले का सामना करना पड़ेगा, यानी कि आपराधिक केस का सामना उनको करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो जॉन बोल्टन अमेरिकी राष्ट्रपति के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए इसमें, मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर जेनेवा। और विद्यार्थियों आप जानते हो जेनेवा स्विट्जरलैंड का शहर है। यहाँ पर अन्य कई संगठनों के मुख्यालय भी हैं और यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में थोड़ी अतिरिक्त जानकारी दूं कि क्योंकि अफ्रीकी देशों ने एक मसौदा प्रस्ताव तैयार किया है और इस प्रस्ताव को जेनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद में पेश किया है और इस मसौदे पर या इस मसौदा प्रस्ताव पर परिषद की बैठक में चर्चा होगी और इस प्रस्ताव में मांग की गई है कि अमेरिका और दुनिया के अन्य देशों में अफ्रीकी मूल के लोगों के साथ बुरे बर्ताव व उनके अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन और व्यवस्थागत नस्लवाद की पड़ताल करने के लिए जांच आयोग बनाया जाए। ये मांग इस मसौदा प्रस्ताव में कही गई है। तो इस पर चर्चा होनी है वहां पर। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसमें जो भी अतिरिक्त जानकारी मैंने दी है याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए आप, किस शहर में स्थित अंतर कोरियाई संपर्क कार्यालय के भवन को उत्तरी कोरिया सरकार ने ध्वस्त कर दिया है? तो राइट आंसर है केसोंग। तो ये उत्तरी कोरिया का नगर है केसोंग, जहां पर ये जो अंतर कोरियाई संपर्क कार्यालय था इसकी बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है उत्तरी कोरियाई सरकार के द्वारा। विद्यार्थियों आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था इस बारे में कि दक्षिण कोरिया में जो सीमा पर स्थित कई लोग गुब्बारों के माध्यम से वहां पर पर्चे डालते हैं उत्तरी कोरिया में, और इसकी वजह से उत्तरी कोरिया सरकार नाराज है। और ये पर्चे डालने का कार्य वो लोग करते हैं जो उत्तरी कोरिया से किसी भी तरह से भागकर दक्षिण कोरिया में आ गए हैं और वहां से ही वो गुब्बारों के माध्यम से जो वहां पर वो पर्चे डालते हैं। इसकी वजह से उत्तरी कोरिया सरकार नाराज हुई और उन्होंने ये प्रतिक्रिया के तौर पर ये कार्रवाई की है। तो विद्यार्थियों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।